हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में आपको 100% मिलेगा। देखिए, आपका क्या मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका हर हाल में 100% गारंटी है जो एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप एग्जाम में इस तरह से लिख दीजिएगा, वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिया है, मैग्नीशियम लिया गया है और ऑक्सीजन लिया गया है, मिलकर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देखिए यहाँ पर आपको तत्वों की परमाणु संख्या कितना है, तो बोलिएगा कि 2 है। यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हमको भी क्या करना होगा, यहाँ पर 2 कर दिए। अब यहाँ पर देखिएगा मैग्नीशियम 2 बन गया, तो यहाँ भी हमको मैग्नीशियम 2 बनाना होगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए आपको तत्वों की परमाणु संख्या देखिए बराबर हो गया। अब देखिए कैसे, यहाँ भी आपको मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ भी आपको मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी आपको ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 को है तो यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब क्या, तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण Mg + O2, ये एक अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, 2MgO बन गया, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नीशियम भी 2 गो है तो यहाँ मैग्नीशियम 2 गो है, या ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 गो है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। एक एग्जाम्पल आपको दे देना होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या बोला है, जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो उसके बारे में हमको लिखना है। देखिए उसके बारे में आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार, ये लाइन लिख दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ बनाया जा सकता है और ना ही पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। तब यह संभव है जब अभिकारकों और उत्पादकों के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर हो, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसमें यहाँ पर बोला गया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना ही रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए यह संभव है कि अभिकारकों और उत्पादकों के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर कर दिए जाए, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। ये पहला आंसर आप लिख दीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपका, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीला रंग रहता है। देखिए यहाँ पर क्या है, नीला रंग है, कॉपर सल्फेट CuSO4 से बदलकर क्या हो जाता है, हरा रंग हो जाता है, फेरस सल्फेट FeSO4 हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। लोहा कॉपर सल्फेट से विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट विलयन बना लेता है। क्या बोला है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग जो नीला रहता है वो कॉपर सल्फेट, जो नीला यहाँ पर कॉपर सल्फेट है वो बदलकर क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, फेरस सल्फेट हो जाता है। क्योंकि लोहा और कॉपर, तो लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन को आयरन सल्फेट बना लेता है। देखिए एक एग्जांपल करके दिखाते हैं इसे। देखिए Fe है अब प्लस CuSO4 है, CuSO4 है तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा, FeSO4।
इसका मतलब क्या समझ में आया, ये जो आयरन है ये जो कॉपर है, तो कॉपर के जगह में हम लोग क्या आयरन चला जा रहा है, मतलब कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु आयरन है, इसलिए क्या बन गया आयरन फेरस सल्फेट बना दिया। कॉपर सल्फेट था, ये क्या बन गया फेरस सल्फेट बन गया, और कॉपर को क्या कर दिया अलग कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। Fe प्लस CuSO4 जब अभिक्रिया किया दोनों तो क्या बन गया FeSO4 बन गया प्लस Cu को अलग कर दिया। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, लोहा कॉपर सल्फेट से विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बना लेता है। तो इससे पहले जो कॉपर सल्फेट था तो कौन सा कलर का था, नीला कलर का था, और जैसे फेरस सल्फेट बनेगा तो क्या हरा कलर का हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या अर्थ बताइए और उदाहरण भी बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होता है, इसमें ऊर्जा हमको मिलेगा, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस हम लोग को ऊष्मा भी मिलेगा, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब ऊर्जा हमको देना पड़ता है, उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा, हम लोग ऊष्मा इसमें देना पड़ रहा है, इसके बाद हम लोग क्या बन रहा है 2NO बन रहा है, मतलब इसमें ऊष्मा हमको देना पड़ रहा था, ऊष्माक्षेपी में क्या हम लोग ऊष्मा मिलता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नमी या वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। कहने का मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जम जाता है। तो यहाँ क्या बोला मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, जिसकी मैग्नीशियम रिबन को ऊपरी सतह पर जम जाएगा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले इसको सैंड पेपर से रगड़कर साफ कर दिया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। कहने का मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, जिसको ऊपर परत जम जाता है तो ऊपर परत को अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि वायु में संपर्क में आके संयोग कर सके। आगे क्वेश्चन देखिए, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया से में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व, देखिए जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए Zn है, यहाँ पर CuCl है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपका ZnCl हो गया, मतलब ये Cu को गायब करके यहाँ पर भेज दिया, Cu यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ Zn Cu से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो यहाँ क्या बन गया CuCl से Cu को विस्थापित कर दिया। आगे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके विनिमय एक्सचेंज करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे देखिए NaCl AgNO3 है, इसको अभिक्रिया करवा दिए तो यहाँ पर क्या हो गया AgCl हो गया। कहने का मतलब यहाँ Ag था NO3 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया Cl हो गया। यहाँ पर देखिए NaCl है तो यहाँ पर क्या हो गया NaNO3, मतलब दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा के कारण टूटता हो, प्रकाश के कारण टूटता हो और विद्युत के कारण टूटता हो। एक एक एग्जाम्पल लिखिए। तो सबसे पहला वाला देखते हैं ऊष्मा के द्वारा वियोजन, मतलब CaCO3 है, यदि हम ऊष्मा डाल देंगे, यदि हम ऊष्मा देंगे इसमें तो ये टूटेगा कि इसमें CaO और CO2 में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। दूसरा ऐसा एग्जाम्पल देखिए प्रकाश के द्वारा वियोजन, मान लीजिए 2AgCl में यदि प्रकाश डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रकाश यदि इसमें डालिएगा तो 2Ag और प्लस Cl2 में अलग अलग हो जाएगा, आपका सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड आपका अलग हो जाएगा प्रकाश डालने से सिल्वर क्लोराइड में। अब देखिए यहाँ पर विद्युत ध्रुव वियोजन क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए आपका 2H2O जल में इसे विद्युत के कारण क्या होता है, विद्युत डालिएगा तो इसमें H2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए,
अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया में श्वेत रंग का एक नया पदार्थ निर्माण होता है। कहने का मतलब जब दो विलयन को मिलाएंगे तो उसकी अभिक्रिया करने से क्या होगा, श्वेत रंग का एक नया पदार्थ बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। इस अविलेय पदार्थ का अवक्षेप कहते हैं। एक नया पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, जो जल में घुलता नहीं है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप हम लोग कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। कहने का मतलब जब दो विलयन को मिलाया जाता है तो उसमें अभिक्रिया करवाने श्वेत रंग का आपको एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो जल में क्या होता है, अविलेय होता है। देखिए जब दो विलयन को मिलाया जाता है तो क्या होता है, श्वेत प्रकाश का एक नया पदार्थ बनता है जो जल में अविलेय होता है, जो जल में घुलता नहीं है। इस अविलेय पदार्थ को ही हम लोग अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम्पल है, NaCl AgNO3 एक अभिक्रिया किया तो क्या हो गया, AgCl हो गया और NaNO3 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो इस तत्व X का नाम बताइए, उसको उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह तत्व जो X है वो क्या है, आपका कॉपर है, क्योंकि कॉपर भी एक भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है जो वायु को उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कॉपर को वायु को उपस्थिति में गर्म करिएगा तो काला रंग का हो जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न पदों का वर्णन करिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण के बारे में बताइए, विकृत गंधीयता के बारे में बताइए। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले संक्षारण, जब धातुओं को संपर्क वायु या नमी के साथ होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे हम लोग संक्षारण बोलते हैं। जैसे आपको देखते होंगे लोहे पर जंग लगना, ये भी एक संक्षारण का उदाहरण है। चांदी पर काला पड़ना, जैसे चांदी को खुला छोड़ दीजिएगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके काला पड़ जाएगा। उसके बाद कॉपर व पीतल की सतह पर हरे रंग का परत जम जाना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और विकृत गंधीयता क्या, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ को, जो वसा और तेल से खाद्य पदार्थ को उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधीयता कहलाता है। उदाहरण देखिए, गर्मी के दिनों में सब्जी का जल्दी खट्टा हो जाना, गंध आना। अब देखिए यहाँ पर लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो पेंट करने से लोहे का पदार्थ को ऊपरी भाग छुप जाता है तथा वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। यदि पेंट नहीं करिएगा तो क्या होगा, वायु से संपर्क करके क्या होगा, जो जंग लग जाएगा। अब पेंट करने से वायु में संपर्क नहीं हो पाता है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने के से हम लोहे को, उस पदार्थ को जंग लगाने से बचा सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। जितना भी देखते हैं आप, जैसे चिप्स उप्स हो गया, उसमें क्या नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि जल्दी से ख़राब ना हो सके। कभी भी आपसे पूछेगा चिप्स की थैली में किस प्रकार का गैस भरा जाता है, तो आप बोलिएगा नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो हमारे शरीर में निरंतर उपचायी गतिविधि होती रहती है, जिसके कारण ऊर्जा हमको मिलता है। भोजन करने के बाद हमारा पाचन तंत्र भोजन को सक्षम करने, भोजन को सूक्ष्म कणों में अलग कर देता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। उन पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करने की विधि को हम लोग श्वसन बोलते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए, हमारे शरीर में निरंतर उपचायी गतिविधि होते रहता है, जिसके कारण हम लोग क्या मिलता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन करने के बाद हमारा पाचन तंत्र भोजन को सूक्ष्म छोटे छोटे कणों में अलग कर देता है, जिससे हम लोग पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। उन पोषक तत्वों में ऊर्जा में परिवर्तित करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। अतः श्वसन क्रिया के फलस्वरूप शरीर में आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चूँकि श्वसन क्रिया के बाद रासायनिक पोषक तत्वों का विघटन होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे देखिए, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है बताते हैं। मान लिया संयोजन अभिक्रिया जो दो अभिक्रिया मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक अभिक्रिया में बट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिए क्या बोला, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बनाता है। माने एक अभिकारक यदि टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बनाता है, एक ही अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद में बनाएगा, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग होकर एक उत्पाद बनाता है। फिर से समझ लीजिए आपको यहाँ पर देखिए, इसे मान लीजिए आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो दो अभिक्रिया जोड़कर एक उत्पाद का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, टूटकर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना देगा, तो ये क्या हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। मैंने एक ठो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता हो तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एक उत्पाद बनाता है उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और हम आपको दिखाते हैं, C+O2 क्या बन गया, CO2। तो ये क्या बन गया आपको, ये आपका बन गया संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो या दो से अधिक अभिकारक जुटकर एक उत्पाद बनाता है। लेकिन यही वाला CO2 यदि टूट के कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना ले तो इसको मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। इसी तरीक़ा से यदि आपको चैप्टर 2 का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।